अरविंद पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स कार्यशाला। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स का पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक होंगे, आज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो होंगे आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस पर बेस्ड। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वे सभी क्वेश्चंस पहले कभी है ना एग्जाम्स में आईआईटी और नीट के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट नहीं करवाया था, मैं आपको पहले वो कंप्लीट करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको ये सेल्फ सॉल्व करने के लिए दिया था। उसके बाद हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि दो स्फीयर्स आपके पास हैं ए एंड बी। ए एंड बी पर जो है इक्वल चार्ज है दोनों पर और सिमिलर चार्ज है, इक्वल और सिमिलर चार्ज है। तो मैं यहाँ पर दोनों पर सपोज कर लेता हूं कि दोनों के पास प्लस क्यू चार्ज है ना। आप माइनस क्यू भी ले सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर कि डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक थर्ड चार्ज है। अब थर्ड चार्ज की बात, थर्ड स्फीयर की बात हो रही है और जो थर्ड स्फीयर है उसका नाम है सी और उस पर जो चार्ज है वो है 0, ठीक है, अनचार्ज्ड स्फीयर है। थर्ड जो स्फीयर है ये अनचार्ज्ड स्फीयर है। इस अनचार्ज्ड स्फीयर को है ना ए के कांटेक्ट में रखा जाता है। यहाँ पर आपके पास ये स्फीयर ए है, इसके कांटेक्ट में रखा जाता है सी को। जब ए के कांटेक्ट में सी को रखा जाता है तो ये चार्जेस की शेयरिंग करते हैं, कंडक्शन होता है इनमें। तो यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सी को। अब जब यहाँ पर हम चार्जेस को देखते हैं आफ्टर सेपरेशन, तो आफ्टर सेपरेशन यहाँ ए के पास जो चार्ज होता है वो होगा, है ना, Q और इसका जो चार्ज है प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर चार्ज आफ्टर सेपरेशन आपको बताया था मैंने कि चार्जेस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, तो है ना हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर Q/2 होगा एंड जो सेकंड स्फीयर है इसके पास भी जो चार्ज होगा वो Q/2 होगा। तो ये ए स्फीयर के पास और ये सी स्फीयर के पास। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आफ्टर सेपरेशन, है ना, मतलब यहां से इसको रिमूव करने के बाद ले जा करके सी वाले स्फीयर को रखा जा रहा है ए एंड बी के मिड पॉइंट पर। ए एंड बी का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, मिड पॉइंट यहाँ होगा। मिड पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x/2 एंड ये डिस्टेंस भी हो जाएगी आपकी x/2। आपका जो स्फीयर सी है वो यहाँ रखा होगा और स्फीयर सी पर जो चार्ज अब है वो चार्ज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Q/2, है ना, पॉजिटिव चार्ज है ये। और ए के पास जो चार्ज है वो भी Q/2 है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। न्यू चार्ज, पहले चार्ज था ए लेकिन है ना शेयरिंग करने के बाद चार्ज जो है वो Q/2 है। बी के पास हमने बी के चार्ज के साथ हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसका चार्ज सेम है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जो सी वाला स्फीयर है उस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ देखें कि पॉजिटिव ए वाला जो स्फीयर है, ये ए स्फीयर इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो मैं यहाँ पर इस फोर्स को सपोज कर रहा हूँ, ये फोर्स F1 है। इसी टाइप से ये भी पॉजिटिव इस सी को रिपेल करेगा, इस फोर्स को हम यहाँ पर F2 बोल रहे हैं। तो F1 अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो F1 जो होगा वो हो जाएगा, है ना, F1 कौन सा है, ए ने जो सी पर अप्लाई किया, तो ए यहाँ पर आ जाएगा के, ए वाले का चार्ज Q/2, देन सी वाले का चार्ज वो भी Q/2 है। तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर देता हूँ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर है x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा के Q²/x²। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा F1 की वैल्यू। इसी टाइप से आप यहाँ पर F2 कैलकुलेट करेंगे। F2 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन C। तो F2 आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो K, B का जो चार्ज है Q इंटू C का जो चार्ज होगा Q/2, है ना, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, x/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे F2 आपके पास होगा K Q² अपॉन x² एंड यहां से 4 होगा तो वो कैंसिल होकर के बचेगा कितना, 2। तो यहां पर आपके पास F2 की वैल्यू ही आ जाएगी।
अब आपको यहां पर देखना होगा नेट फोर्स। तो जब आप नेट फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको यहां पर जो भी है ना ग्रेटर फोर्स है, बिगर है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, उस फोर्स में से स्मॉलर को आपको माइनस करना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर आप F2 में से F1 को माइनस कर देंगे क्योंकि आपको यहां पर दिख रहा है कि F2 जो है वो ट्वाइस है ना, F1 जो है वो सिंगल मतलब k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है। तो यहां से आप इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा k एक q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये वैल्यू हमारे पास कहां से है देखना, क्योंकि जो आप क्वेश्चन रीड करेंगे वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से है ना x डिस्टेंस पर है या जो भी इनका बीच का डिस्टेंस है, उस टाइम पर ये जो फोर्स है इनके बीच में, जब ये एक दूसरे पर जो रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो रिपल्शन फोर्स आपको कितना होगा k, और दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो यहां से ये वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को आप यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो आप यहां से नेट फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो नेट फोर्स आपके सामने होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, जो कि गिवन था है ना। पहले जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से x डिस्टेंस पर थे तब का जो फोर्स है वो हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है हमसे कि हमारे पास में 2 चार्जेस हैं है ना। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें हमारे पास 2 चार्जेस हैं, +4e एंड दूसरा चार्ज हमारे पास में है +e, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज a है ना। दोनों एक दूसरे से a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें ये पूछा जा रहा है हमसे कि थर्ड चार्ज जो है उसे कहां रखा जाए, ठीक है। थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए ताकि है ना, थर्ड चार्ज की अकेले की बात नहीं हो रही है, इंटायर सिस्टम की बात हो रही है ना। इंटायर सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए है ना। तो यहां पर अगर हम थर्ड चार्ज को सपोज कर रहे हैं हम लोग कि थर्ड चार्ज को हम लोग रख रहे हैं है ना एट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉजिटिव 4e चार्ज, तो हम लोग q चार्ज को यहां पर रख रहे हैं है ना, थर्ड चार्ज को। अब ये जो थर्ड चार्ज हमारा जब यहां रखा जाएगा तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो थर्ड चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड पता करना है और थर्ड चार्ज का आपको नेचर डिस्कस करना है। नेचर क्या होगा इसका, ये चार्ज आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले नेचर की बात कर लेते हैं। अगर हमें नेचर पता चलता है, अगर हमको ये पता चल पाता है कि ये चार्ज जो है थर्ड चार्ज ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम फिर ये भी बता पाएंगे कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो अनस्टेबल होगा, ये मैं समझा चुका हूं आपको है ना। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया है, पहले जाकर के उसे कंप्लीट कर लें ताकि आप बेसिक क्वेश्चंस उसमें कवर कर पाएं। आज के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर होगा है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस आईआईटी और नीट के भी में हम लोग लास्ट तक पहुंचते सॉल्व करने वाले हैं। तो है ना, इसको अच्छे से देखिए, समझिए है ना। और यहां देखना, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले हमें नेचर पता करना होगा ताकि हम है ना स्टेबल और अनस्टेबल बता पाए। तो नेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कि अगर आपके पास एक चार्ज ये पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक जैसे चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो आपको जो थर्ड चार्ज रखना होगा वो इन दोनों चार्ज के बीच में रखना होगा। ये हमें पता है ना, ये हमें पता है कि जो भी थर्ड चार्ज होता है वो हमेशा सिमिलर चार्जेस के बीच में रखा होता है। और अगर ये दोनों चार्ज सिमिलर नहीं होते, सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता और ये दूसरा वाला नेगेटिव होता, तो आप थर्ड चार्ज को कहां रखते। तो थर्ड चार्ज को आपको रखना होता दोनों के या तो लेफ्ट में रखना पड़ता या दोनों से के राइट में रखना होता। मतलब कि थर्ड चार्ज को अगर चार्जेस जो दो चार्ज आपको गिवन है वो अनलाइक चार्जेस हैं, तो थर्ड चार्ज कहां पुट करेंगे आप, आउटसाइड है ना। और अगर दोनों
सिमिलर चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाता है, दोनों चार्जेस के बीच में, है ना। ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, डिस्कस किया है हमने कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर आप थर्ड चार्ज को बीच में रखेंगे तो ये थर्ड चार्ज यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर इसको, है ना, इस केस में अगर हम लोग इस थर्ड चार्ज को बीच में रखते हैं यहाँ पर, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर अनलाइक चार्जेस हैं और बीच में आप चार्ज को रखते हो थर्ड चार्ज को, तो वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, उस पर नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आपको दिख रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो याद ये रखना है हमको। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो सिमिलर चार्जेस के बीच में रख देते हैं हम लोग, है ना, और कहीं पर भी यहाँ पर रखेंगे और हमें एक पोजीशन मिलेगी जबकि आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन अगर यही चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज होता, तब भी ये नेगेटिव चार्ज भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो थर्ड चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव के केस में भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है और नेगेटिव के भी केस में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए इंटायर सिस्टम, इंटायर वर्ड अगर कहीं पर आता है, पूरा कंप्लीट सिस्टम, इंटायर सिस्टम में आपके तीनों चार्ज आ जाएंगे। फर्स्ट चार्ज 4e भी आ जाएगा, प्लस e भी आ जाएगा, एंड थर्ड वाला ये जो चार्ज है स्मॉल q, ये भी आ जाएगा। इंटायर सिस्टम में आपको देखना होगा कि सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर ओनली थर्ड चार्ज की बात हो रही है, ओनली थर्ड चार्ज की बात हो रही है, तो ये चार्ज आपका पॉजिटिव हुआ तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, नेगेटिव होगा तब भी इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर इंटायर सिस्टम की बात हो रही है तो फिर हमें चेक करना होगा कि ये इक्विलिब्रियम में कब हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो देखो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करने वाला है, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो क्या प्लस 4e कभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है? ऑब्वियसली नो, है ना, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि जो मिडिल चार्ज है, जो थर्ड चार्ज है, वो थर्ड चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, है ना, ये 4e है और ये चार्ज आपका प्लस e है। थर्ड चार्ज को अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं, माइनस में ले लेता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। हाँ, अब पॉसिबिलिटी है दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब नेट फोर्स जो है यहाँ पर वो 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटायर सिस्टम की बात हो रही है तो इस इंटायर सिस्टम में हमें चेक करना होगा कि पॉजिटिव वाले से इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा कि नेगेटिव वाले से। यहाँ पर इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब हो रहा है, जब आप थर्ड चार्ज को नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहां से क्लियर हो रहा है, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि थर्ड चार्ज जो है यहाँ पर हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इंटायर सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो थर्ड चार्ज को आपको नेगेटिव लेना होगा। तो नेचर आपके सामने है, चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आप लेंगे। अब बात हम लोग करते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी आ गया। अब हम लोगों को पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब ये जो थर्ड चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये थर्ड चार्ज में यहाँ पर अभी हम चेक कर चुके हैं, ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स क्या होगा, F1, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स क्या होगा, F2। अब ये माइनस, ये वाला जो थर्ड चार्ज है ना, Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज, ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जबकि F1 और F2 दोनों फोर्स इक्वल हो, जबकि आपका F1 और F2 इक्वल हो। F1 क्या है, 4e और माइनस Q के बीच का फोर्स है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको K, फर्स्ट चार्ज आपका 4e इंटू सेकेंड चार्ज हो जाएगा स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप F2 कैलकुलेट करते हैं तो F2 के लिए k फर्स्ट चार्ज e सेकेंड चार्ज q अपॉन r स्क्वायर। r मींस दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये डिस्टेंस x है, कंप्लीट डिस्टेंस a है,
तो रिमेनिंग ये वाला डिस्टेंस कितना होगा a माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। e एंड q कैंसिल, ओके, k कैंसिल। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी, हाँ लेकिन एक चीज और यहाँ पर बची हुई है, 4 बचा हुआ है ना, तो इस 4 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो ये स्क्वायर हम लोग बाद में हटाएंगे, है ना। अब इसको इस तरह से आपको ये मिल रहा होगा, अभी स्क्वायर को हम कैंसिल नहीं कर रहे। अब हमको इसे ऐसे लिखना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस 4 को आप लिखेंगे 2a माइनस एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा आपके पास में, तो x आ जाएगा आपके पास में x इक्वल्स टू 2a बाय 3। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आप ये बता पाएंगे कि आपको थर्ड चार्ज रखना कहां पे है। तो आप बता पाएंगे कि थर्ड चार्ज को हमें फर्स्ट वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर रखना है। ठीक है, अब हमें पता करना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए देखना, अब आपसे बोला गया है कि इंटायर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये +4e जो है ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये +4e जो है इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम में होगा ये। और अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो यहां पर क्या होगा, इस पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल q, फोर्स ऑन +4e due to small q, it should be equals to force on +4e due to +e, है ना। तो यहां पर स्मॉल q की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा इस पे, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा कितने फोर्स से, कि ये चार्ज इनटू स्मॉल q चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू ये चार्ज इंटू ये चार्ज, है ना, 4e इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, a स्क्वायर। 4e कैंसिल, ओके, k कैंसिल, एंड और क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है इस q की वैल्यू। तो q कितना होगा, तो q हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा e x का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर अपॉन 9 एंड अपॉन a स्क्वायर कैंसिल, देन यू विल गेट स्मॉल q इक्वल्स टू 4/9 इंटू e। तो यहां से आप स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से स्मॉल q की वैल्यू, थर्ड चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9e, एंड x मतलब कहां रखना होगा आपको उस चार्ज को, तो वो रखना होगा 2a/3 पर। ठीक है, ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो आज के वीडियो के क्वेश्चंस हैं हम लोग जो आज कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो 13th क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th हम लोगों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 14th में आपसे बोला गया है 3 इक्वल चार्जेस, है ना। 3 चार्जेस आपको दिए हैं, इक्वल नहीं, 3 चार्जेस दिए हैं, इक्वल है बट सेम टाइप के नहीं है ना, मतलब तीनों पॉजिटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। तो आपको 3 चार्जेस दिए हैं एंड these 3 charges q, q and minus q are placed at the vertices of an equilateral triangle। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पर एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 चार्जेस हैं, है ना। चार्जेस के नाम क्या क्या दिए हैं आपको, Q, Q एंड माइनस Q। तो कौन सा चार्ज आप कहाँ रखेंगे, तो जो भी पहला चार्ज होगा वो A पर, दूसरा चार्ज आप B पे रखेंगे एंड थर्ड चार्ज आप रखेंगे C पर। या तो क्वेश्चन में बोला जाता है कि एट 3 वर्टिसेस A, B, C, या नहीं बोला गया है तो हम इस तरह से पहले जो चार्ज है वो A पर, दूसरा जो चार्ज है वो B पर और तीसरा चार्ज हम पुट कर लेंगे C पर। तो यहाँ पर ये मेरे पास A है, ये B है एंड ये C है। तो यहाँ पर मैं चार्ज पुट कर देता हूँ +Q, यहाँ चार्ज
पुट कर देता हूं मैं प्लस क्यू, है ना, एंड यहाँ पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा माइनस क्यू। तो ये 3 चार्जेस हैं, इस तरह से मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब आपसे बोला गया है कि सभी चार्जेस पर आपको फोर्स, ईच चार्ज पर आपको फोर्स पता करना है। तो टोटल देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो नेट फोर्स एफ नेट, है ना, नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं सपोज ए वाले चार्ज पर। तो ए वाले चार्ज पर देखिए, ए चार्ज पर बाकी के दोनों जो चार्ज हैं वो दोनों फोर्स लगा रहे होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये दो फोर्स इस पर लग रहे होंगे, हम लोग इन दोनों फोर्सेस का फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो फोर्स कितना होगा, ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो फोर्स होगा के, ये चार्ज इंटू ये चार्ज क्यू इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपका ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये एल सेंटीमीटर का है या एल मीटर का है तो ये भी एल का होगा और ये भी एल का होगा। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल, तो एल स्क्वायर। इसी टाइप से इसका और इसका फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इतना ही आ रहा होगा। इसके और इसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इतना ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के बीच में डिस्टेंस सेम है और तीनों आपके सेम चार्ज हैं, क्यू क्यू क्यू, है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्यू है। तो फोर्स, सभी फोर्स इतने ही आ रहे होंगे। अब बस ये हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव वाला इस पर जो फोर्स लगा रहा है, इस तरह से दो फोर्सेस लग रहे होंगे। ये फोर्स भी आपका एफ होगा, ये वाला जो फोर्स है ये भी आपका एफ होगा। तो एक एफ इधर लग रहा है, एक एफ इधर लग रहा है। तो अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम इस तरह से कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स कभी भी इस तरह से होते हैं, एक वेक्टर इधर है एक इधर है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो यहाँ पर होता है बीच में, है ना, डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी एक वेक्टर इधर है, एक एफ इधर है, तो इसका जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे आप यहाँ पर रिजल्टेंट, वो इधर होगा। इससे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर F1 बोल देता हूँ। तो जो F1 होगा, F1 क्या है, F रिजल्टेंट, है ना, F नेट बोल सकता हूं मैं इसको। ये नेट फोर्स है, कहां पर, किस पर, ऑन चार्ज प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू चार्ज कहां रखा हुआ है, एट वर्टिसेस ए वाले वर्टिसेस पे जो रखा हुआ है उस पर लगने वाला नेट फोर्स इतना है F1। इस F1 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है इसका, है ना, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। ट्राइंगल में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला जो आपने 11th में देखा है, ए स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, बहुत सारे, है ना, क्वेश्चंस में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये वाला जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या होगी, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, है ना, मतलब ए और बी के बीच का एंगल जो है वो है थीटा, है ना। तो उसी तरह अगर आप यहाँ देखते हैं, ये F1 है, ये F1 क्या है, रिजल्टेंट है F का। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर, a के प्लेस पर यहाँ पर f, फिर b का स्क्वायर भी f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। थीटा का कितना होगा, a और b के बीच का एंगल। तो ये a है, a मतलब ये फोर्स f, दूसरा f, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, ये एंगल होगा, और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल होगा यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये एंगल अगर आपका 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये वाला क्या है, ये आपका 120 हो जाएगा, लीनियर पेयर है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इधर साइड भी देखते हैं तो ये भी 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा ये 120 एंगल है। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120 माइनस 1/2 होता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, f स्क्वायर, है ना, 2 - 1 f स्क्वायर। तो f के इक्वल हो जाएगा, और f कितना है हमारा, तो f जो है फोर्स वो हो जाएगा k q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका F1 आ गया है ना। F1 क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। F1 कौन सा रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल फोर्स है, जो कि
फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है। सिमिलरली आप इसके लिए भी सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, इस तरह से रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर भी ये एंगल कितना बन रहा होगा 120 डिग्री का। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इस तरह से होगा ना, यहाँ पर रिजल्टेंट इस तरह से होगा। इस रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूँ F2। तो सिमिलरली आप F2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले चार्ज पर, -q चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, F1 F2 आप सॉल्व करेंगे। F1 मैंने कैलकुलेट करवा दिया है यहाँ पर। F2 अगर आप सॉल्व करेंगे, सिमिलरली F2 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो F2 कितना होगा, तो F2 होगा k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। सेम वैल्यू आ रही होगी, सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं F3 के बारे में। F3 क्या है, F3 है नेट फोर्स, है ना। F3 क्या है, F3 है नेट फोर्स ऑन -q चार्ज, है ना। -q चार्ज पर नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पर F3 कहां होगा, देखें ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, मतलब ये एक फोर्स इधर लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव भी इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये F होगा आपका, ये भी F होगा। देखो मैं अलग अलग फोर्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है ये चार्ज इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स, और ये फोर्स जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स सेम ही होने वाला है। तो मैंने उसको F लिख दिया है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से बनेगा ना, पैरेललोग्राम इस तरह से बनेगा, और रिजल्टेंट यहाँ आ रहा होगा बीच में। ठीक है, रिजल्टेंट इधर आ रहा होगा। अब ये जो रिजल्टेंट है ये मेरे पास है F3। अब अगर मुझे F3 कैलकुलेट करना है तो फिर से वही फॉर्मूला है ना, F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस। अब यहां जो एंगल होने वाला है थीटा वो कितना होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट आप इन दोनों का निकाल रहे हो तो इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच एंगल ये है, और ये एंगल कितना है 60। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 60 डिग्री cos 60। ये आ जाएगा आपके पास 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू अगर आप लिखते हैं यहाँ पर तो cos 60 हो जाएगा आपके पास 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3 और F रूट से बाहर आएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा F3। F3 जो होगा कितना आ रहा है, F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू ये है आपके पास में, है ना। F की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट की थी √3 k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब ये जो है F3 जो आपने निकाला है, इस F3 की डायरेक्शन क्या है, तो इस F3 की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये A C और ये क्या है B। तो यहां पे आप लिख सकते हैं F3 की डायरेक्शन किधर है, अलोंग द बाइसेक्टर, है ना, अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है ना। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कौन सी है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन है। तो बाइसेक्टर ऑफ ACB, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। इसी टाइप से अगर आपको F1 की डायरेक्शन देनी हो तो देखो F1 की डायरेक्शन इधर है ना, ये डायरेक्शन है F1 की, और ये जो डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल है ना दोनों। तो अगर ये दोनों डायरेक्शंस पैरेलल हैं तो आप F1 की डायरेक्शन किधर लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो ना कि B से इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर F1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसकी डायरेक्शन अगर आपको लिखनी हो अलोंग BC। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको F2 की डायरेक्शन लिखनी हो तो ये F2 की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल है, तो आप F2 की डायरेक्शन क्या लिख सकते हो, अलोंग, ये डायरेक्शन कौन सा है AC, अलोंग AC। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है पॉलीगॉन पे बेस्ड, है ना। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो कैटेगरी है, ये क्वेश्चंस, अब जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वैरायटी क्या होगी इसका। पॉलीगॉन्स में आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पर, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, या आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए, या स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ इस तरह के, है ना, पॉलीगॉन्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि पर्टिकुलर किसी चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालने को बोला जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस और करेंगे इस तरह के पॉलीगॉन्स पे बेस। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15, वो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जैसे ये जो सॉल्व हमने किया है, ये हमने सॉल्व किया है वेरिएबल्स टर्म्स में, है ना। जैसे वैल्यूज जो हमने सॉल्व किए, यहाँ पर फोर्स F रखा है, लेकिन यहाँ पर साइड्स हमको गिवन नहीं थी, तो ये चार्ज के जो वैल्यूज है वो गिवन नहीं थे।
जो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है उसमें आपको चार्ज की वैल्यूज गिवन है। तो अब हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन है चार्जेस की, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, लेकिन चार्जेस की वैल्यू जो है वो गिवन है। अब चार्ज मैं यहाँ पर ए बी सी इस तरह से लिख रहा हूँ, +5 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बी पर मुझे लिखना है +10 एंड सी पर मैं लिखूंगा -10। ठीक है, इस तरह से चार्जेस मुझे गिवन है। अब इन तीनों चार्जेस को रखने के बाद साइड भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है आपको द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट पॉइंट ए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर की साइड है। इस चार्ज के थ्रू इस पर क्या फोर्स लगेगा, तो देखो ये चार्ज इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो सपोज ये चार्ज इसको जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, इस फोर्स को मैं F1 बोल देता हूँ, और ये चार्ज इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है इसको मैं F2 बोल देता हूँ। तो यहां पर F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये इस तरह से बन करके तैयार होगा, पैरेललोग्राम इस तरह से बनेगा इसमें, है ना, रिजल्टेंट इधर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें पहले F1 कैलकुलेट करना होगा, F2 कैलकुलेट करना होगा, और रिजल्टेंट का वही फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। इक्वलेट होंगे 60 के एंगल्स होंगे, तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा हमारे पास। ठीक है, और अगर ये 60 का है तो ये 120 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर हम लोग, है ना, फोर्स जो होगा हमारे पास वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स होगा, F नेट फोर्स जो होगा ना, नेट फोर्स वो F1 और F2 का रिजल्टेंट होगा। तो आप उसे ऐसे लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा कितना लिखेंगे आप, दोनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। F1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। F1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो F1 में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। ये इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होगा, कि ये चार्ज 10, है ना, इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको क्योंकि माइक्रो में है, इंटू सेकेंड चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई से भी डिस्टेंस का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर में है ना, तो इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर करेंगे। के क्या है, के की वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। इस तरह से आप सारी वैल्यूज को रख करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आएगी, है ना, 180 न्यूटन, है ना। F1 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप F2 निकालेंगे तो देखो F2 में क्या है, ये भी तो 10 है, ये 5 है, तो सेम ही आने वाली है वैल्यू भी। F2 भी कितना आएगा, 180 न्यूटन। अब अगर आप F नेट निकालने वाले हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, है ना, दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है ना, तो यहाँ पर ये F1 F2 की जगह पर भी F1 लिख सकते हैं ना, दोनों वैल्यू क्योंकि सेम ही आ रही है 180 तो F1 F2 जो है यहाँ पर F1 = F2। ठीक है, तो F2 की जगह पर भी F1 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये F1 स्क्वायर प्लस इसकी प्लेस पर भी क्या लिख देता हूँ मैं F1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 F1 F2 के प्लेस पर भी F1 cos 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद F नेट अगर आप लिखते हैं यहाँ पर तो F नेट कितना होगा, F नेट हो जाएगा आपके पास 2F1 प्लस 2F1 स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, है ना, 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू cos 180 की 120 की जो वैल्यू है cos 120 की वो हो जाएगी -1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो आंसर आ रहा होगा आपके पास F नेट की वैल्यू आ रही होगी अंडर रूट, है ना, ये कितना हो जाएगा F स्क्वायर, है ना, और F स्क्वायर मीन्स क्या होगा, F ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में F नेट आ रहा होगा F के इक्वल, F कितना है, F क्या है, सॉरी F के इक्वल नहीं, F1 के इक्वल। F1 कितना है आपके पास, तो F1 आपके पास है 180 न्यूटन, है ना, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा। अब ये जो नेट फोर्स आ रहा है इस नेट फोर्स की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली है। अब इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है इसकी, है ना, ये डायरेक्शन है, तो आप ये इसकी जो डायरेक्शन है वो आप ये बोल सकते हैं कि BC के पैरेलल है ये, है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन है आप ऐसे लिख सकते हैं पैरेलल टू BC, है ना, अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू
BC। या फिर आप डायरेक्शन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सपोज ये एंगल है ना, ये कुछ एंगल बन रहा है, अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट कर लेता हूं है ना, तो मैं बता पाऊंगा कि F2 से ये जो भी एंगल होगा है ना, इस एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, F2 से बीटा एंगल पे जो डायरेक्शन है, F2 से बीटा एंगल पे जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसका है, आपके रिजल्टेंट फोर्स का। ये डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं ना, टेन फॉर्मूला लगा करके, टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पर बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा है इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल, और वो कितना है आपके पास 120। तो यहाँ पे लिखेंगे आप sin 120 अपॉन में a प्लस बी कॉस 120 है ना, इस तरह से निकाल लेंगे। और बीटा की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 60 डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है 4 कॉर्नर्स पर है ना, एक स्क्वायर के, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर यहां पर सेम चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको चार्ज दिया गया है 16 माइक्रोकुलम है ना, चारों कॉर्नर्स पे इतना चार्ज रखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे है ना क्यू लिख दिया है प्लस क्यू, और प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, प्लस 16 माइक्रोकुलम। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर इन 4 कॉर्नर्स पे, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं बी, ये सी, ये डी, 4 कॉर्नर्स पे यहाँ पर आपके पास चार्जेस रखे हुए हैं। आपसे बोला गया है किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, एनी वन है ना, क्योंकि सभी पर सेम ही फोर्स कैलकुलेट करके जब आप लेकर आएंगे तो सब पर सेम फोर्स होगा है ना। तो यहाँ पर किसी एक पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। साइड आपको दी हुई है 0.2 मीटर है ना, तो इस साइड को हम लोग यहाँ पर ए लिख लेते हैं, तो ए आपको गिवन है 0.2 मीटर। अब आपसे बोला गया किसी एक चार्ज पर, तो मैं कोई एक चार्ज ले लेता हूं, सपोज मैं ये वाला चार्ज ले लेता हूं। ठीक है, इस चार्ज पर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं फोर्स। तो इस चार्ज पर आप यहां पर देख पाएंगे, इस चार्ज पर ये जो सी वाला चार्ज है, ये इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा है ना, ये रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ये सी इस पर। इस फोर्स को मैं बोल देता हूं F1। ठीक है, इसी तरह से ये जो पॉजिटिव Q है, ये भी इस पॉजिटिव Q को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ F2 है ना। और ये जो D वाला चार्ज है, ये भी इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच में इतना डिस्टेंस है, ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। इसको मैं नेम दे देता हूँ F3। अब अगर आप यहाँ पर F1 F2 F3 को कैलकुलेट करते हैं, तो ये F1 F2 F3 कितना होगा, F1 और F2 जो होगा वो सेम होगा, देखो, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपके पास A है और ये डिस्टेंस भी आपके पास A है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो जाएगी आपके पास √2a है ना। तो a√2 आएगा आपके पास में इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहां पर F1 और F2 जो होंगे वो तो इक्वल ही होंगे, कितने होंगे, k है ना, ये चार्ज इंटू ये चार्ज, q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मींस a का स्क्वायर। इसी टाइप से ये फोर्स जब इस वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तब भी इतना ही आने वाला है, F1 F2 सेम होंगे। अब बात करते हैं F3 के बारे में। तो F3 जब फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो देखें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपके पास a√2 है ना। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू होगी k, ये वाला जो चार्ज है q इंटू ये चार्ज q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 है ना, तो 2a स्क्वायर, ये आपके पास में यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इस डिस्टेंस के स्क्वायर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो F1 और F2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा हमको है ना। और F1 F2 जो है, देखें ये F1 और F2 जो है आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये एंगल आपके पास में 90 डिग्री का है ना। तो ये F1 F2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो होगा 90 डिग्री है ना। तो आप यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे है ना। रिजल्टेंट, इसको मैं F डैश बोल देता हूँ। F डैश कितना होगा, तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पर, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, जिन दो वेक्टर का आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हो उसका एंगल है थीटा। अब यहां से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे F डैश, तो F डैश आपके पास आ रहा होगा है ना, F1 F2 तो इक्वल है, तो आप यहाँ पर इसको ऐड करके F2 के प्लेस पर भी F1 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2F1 प्लस यहाँ पर F2 के प्लेस पर F1 लिख देते हैं अगर आप, तो ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर cos
और थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा टर्म जो है वो 0 होने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर एफ डैश जो होगा रिजल्टेंट फोर्स वो आ जाएगा, है ना, कितना, एफ बाहर और √2 यहाँ पर, तो ये इसको हम लिख देते हैं F1 √2, है ना। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एफ डैश को अगर आप सॉल्व करते हैं तो F1 की वैल्यू आपके पास में है यहाँ पर, है ना, उस वैल्यू को आप यहाँ पर लिख देंगे KQ² एंड साथ में यहाँ पे आ जाएगा √2, ठीक है। ये एफ डैश आप इस तरह से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो एफ डैश होगा, एफ डैश का एंगल क्या होगा, तो देखो जब भी दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर अगर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर जो है वो अगर आपके पास बी है, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो एक्चुअल में कहाँ होता है, यहाँ, है ना, डायगोनल। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग अगर देखते हैं तो जो भी इनका रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, डायगोनल से रिजल्टेंट, है ना। और उस डायगोनल से अगर हम देखें तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, है ना, तो यहाँ पर ये कहाँ होता है, इसके सेंटर में होगा यहाँ पर, है ना। जैसे अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कहाँ होगा, 45 डिग्री के एंगल पर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 45 डिग्री के एंगल पे होगा। और जो F3 है वो भी 45 डिग्री के एंगल पर है, F3 भी इधर ही है। तो F डैश जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, F डैश जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर F डैश और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर लेना है। तो टोटल जो फोर्स आने वाला है हमारे पास ओवरऑल, है ना, जो नेट फोर्स आएगा, तो F नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, F3 यहाँ पर और F डैश जो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों, है ना, वैल्यूज को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और जब आप इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर F3 आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, और F3 आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F3 की वैल्यू जो आएगी आपके पास यहाँ पर KQ²/2A², ठीक है। और यहां से KQ²/A² की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो F1 F2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और इससे आप F डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारी वैल्यूज जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको, है ना, टोटल ओवरऑल फोर्स मिल जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी वैल्यूज बता देता हूं कि अगर आप यहाँ पर F1 F2 को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज आपके पास आने वाली होगी, है ना। ये आप जब F1 F2 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। F1 F2 को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q मींस चार्ज है, और चार्ज कितना गिवन है आपको, 16 माइक्रो कूलम, है ना। तो यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ Q का स्क्वायर मींस 16 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसे, का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 0.2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे आप 0.2 मीटर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो F1 F2 आ रहा होगा आपके पास वो आएगा 57.6, है ना। तो 57.6 न्यूटन इसकी वैल्यू आपके पास आ रही होगी, है ना। ये F1 F2 आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। F3 जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो F3 आपके पास आ जाएगा यहां से, F3 की वैल्यू 28.8 न्यूटन, है ना। इसी तरह से करना है आपको यहाँ पर। F3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और जब आप F डैश कैलकुलेट करेंगे तो F डैश आपके पास आ रहा होगा 81.3 न्यूटन, ठीक है। तो ये F डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 81.5 समथिंग आएगी ना, 81.5 न्यूटन आपके पास F डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके पास में यहाँ पर F1 F2 था, है ना, F1 F2 थे, तो उससे आपने F डैश की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 81.5 न्यूटन, है ना। और अब आपके पास F डैश भी है, F3 भी है ना। तो अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो नेट फोर्स जो होगा आपके पास, F3 की वैल्यू आपके पास 28.8 और F डैश की वैल्यू जो है आपके पास वो F डैश की वैल्यू 81.5, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 110.3 न्यूटन, है ना। तो ये आपके पास में टोटल फोर्स आ जाएगा। किसी भी एक चार्ज पर आपसे निकालने के लिए बोला गया था, तो किसी भी एक चार्ज को आप ले लें, सभी पर सेम वैल्यू आने वाली है, ठीक है। हम लोगों ने इसे समझा किस तरह से करना है। देखिए एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड था। देखिए
मैंने आपको क्या बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि कोई भी चार्ज, अगर आपको एक चार्ज गिवन है यहाँ पर Q1 है ना, और बाकी यहाँ पर Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, Q5 भी है, तो ये जो Q5, Q4, Q3, Q2 सब जो है इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो टोटल फोर्स क्या होता है, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो आप इसको है ना नोट कर लें। हमने यही किया यहाँ पर, इस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना था, तो बाकी के जो सभी जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो भी फोर्स होंगे वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनका वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम का मतलब होता है डायरेक्शन को देखते हुए आपको देखना होगा ना, मतलब सपोज अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर सम का मतलब है कि उनको दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होगा उस टाइम पर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये इस तरह का फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके निकालना होगा। तो ये वेक्टर सम क्या होता है वो आपको आई थिंक पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर चार्ज को इस स्क्वायर के सेंटर पे रखा जाए, किसी भी चार्ज को है ना, अगर कोई चार्ज इस स्क्वायर के सेंटर पे रखा हो तो लगने वाला फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इससे डिस्कस करते हैं। उससे पहले अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ट्राइंगल वाला, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस्ड हैं और फिर हमने फोर्सेस कैलकुलेट किए है ना अलग अलग चार्ज पर। फिर हमने अभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ये जो वैरायटी चल रही है क्वेश्चंस की, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपसे क्या पूछा जाता है, कोई भी एक पॉलीगॉन दे दिया जाता है। पॉलीगॉन में आपका ट्राइंगल हो सकता है ना, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इस तरह का कोई भी एक क्लोज्ड फिगर दे दिया जाता है और उसके किसी भी चार्जेस पर आपसे फोर्स पूछा जा सकता है। जैसे इसमें बोला गया था किसी भी चार्ज पर आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इसके बाद में इसी वीडियो में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम आईआईटी और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट अभी जो ये चल रहा है ना ये बोर्ड का ही क्वेश्चन चल रहा है। तो 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, इस तरह के पॉलीगॉन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद इस सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है आपसे, सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि अगर कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर के सेंटर पे, मतलब सपोज यही स्क्वायर था अभी जिसकी साइड कितनी थी 0.2 मीटर है ना, और ये भी 0.2 होगी, ये भी 0.2 होगी, सभी साइड से इसकी 0.2 होगी। यहां इसका सेंटर है, इस सेंटर पे ये सेंटर है, इस सेंटर पे अगर कोई चार्ज मैं सपोज कर लेता हूं Q चार्ज मैंने यहां सपोज कर लिया है सेंटर पे, इस पर चार्ज कितना है प्लस Q, यहां पर प्लस Q चार्ज है, यहां पर भी प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो ये जो प्लस Q है ये इस प्लस Q को यहां पर रिपेल कर रहा होगा है ना। आप यहां पर ये जो डिस्टेंस है, अब देखिए अभी हम लोगों ने ये डिस्टेंस पूरी जो यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है डायगोनल, ये डिस्टेंस होती है आपकी a√2। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हाफ डिस्टेंस की, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, सेंटर को मैं यहां पर लिख देता हूं, सपोज O लिख दिया मैंने ना, तो ये जो डिस्टेंस है O से लेकर, इसका नेमिंग क्या थी ABCD है ना, तो O से लेकर जो C तक की डिस्टेंस है ये हो जाएगी a√2 डिवाइड बाई 2 है ना। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये कैंसिल करके a/√2। तो अगर आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखते हैं तो ये कितना हो जाएगी a/√2। ऐसे ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी a/√2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/√2 एंड ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी a/√2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी 4 कॉर्नर्स हैं उस 4 कॉर्नर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर है ये, सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सभी चार्जेस से इक्वल है ना। इसका मतलब यह है कि सभी चार्जेस, और सभी चार्जेस भी आपस में इक्वल है, ये भी Q है ये भी, सबकी वैल्यूज सेम है, तो सभी चार्जेस मिल करके एक जैसा फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पर तो डिपेंड करता है कि एक तो चार्जेस का प्रोडक्ट और एक डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सभी चार्जेस का इस सेंटर से सेम है और सभी चार्जेस की वैल्यू भी सेम है। तो सभी चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज ये वाला जो चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहां पर मैं इसका डायरेक्शन आपको शो करता हूं, तो ये यहां पर सपोज ये आपके पास में यहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस फोर्स को मैं बोल देता हूं F1 है ना। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसे मैं बोल देता हूं F2।
एफ और ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये F3 हो जाएगा। ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये F4 हो जाएगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो चारों फोर्सेस है, मैंने आपको बोला चारों फोर्सेस इक्वल है, F1 F2 F3 F4 इक्वल है, ठीक है। तो ये F3 और F4 दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल कर देंगे। ये भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं क्योंकि आपस में चारों फोर्स इक्वल थे, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स आएगा, है ना, अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाता है इस सिचुएशन में, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि जब आप उनको ऐड करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सिचुएशन आपको याद रखनी है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कोई भी, है ना, जरूरी नहीं है स्क्वायर होगा, कोई भी पॉलीगॉन अगर होता है और उस पॉलीगॉन के सभी कॉर्नर पर, अगर एक ट्राइंगल होगा तो 3 कॉर्नर होंगे, है ना, क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 कॉर्नर्स होंगे, अगर आपके पास में कोई पेंटागन हुआ तो 5 कॉर्नर्स होगा। सभी कॉर्नर पे अगर सेम चार्ज रखा हुआ है और अगर आपसे सेंटर पे टोटल फोर्स या नेट फोर्स पूछा जा रहा है, तो वो कितना होगा? 0। लेकिन अगर ऐसा होता, यहां पर मैं चार्जेस को, सपोज ये दोनों चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू है और ये भी क्यू है ना, जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं आपको इसे। अगर यही कंडीशन यहां पर देखी जाए, है ना, इसको अभी लिखा रहने देते हैं, प्लस क्यू, ये ए बी। अगर यही एक अलग डायग्राम बनाता हूं मैं, इस तरह की सिचुएशन होती है, सेंटर यहां पर है, अगर आपसे बोला जाए कि क्यू एंड ये भी क्यू, ये आपको दे रखा है 2 कूलम, ये दे रखा है आपको, है ना, 2 माइक्रोकूलम दे रखे हैं, सपोज ये दोनों 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम है एंड ये भी आपके पास 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। सभी जो चार्जेस हैं वो 2 माइक्रोकूलम के हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है सेंटर पर फोर्स कितना होगा, तो आपको मैंने क्या बताया है कि अगर चार्जेस सेम होते हैं तो फोर्स 0 होता है। तो यहां पर जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स 0 होगा, सबका जो सम आएगा वो 0 आएगा, है ना। लेकिन ये कब है? जब ये चारों पॉजिटिव है, ठीक है, चारों पॉजिटिव है तब ऐसा होगा। अगर यहां पर चारों नेगेटिव हुए तब भी नेट फोर्स 0 आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं, तो नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता, ठीक है। फिर क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को, सभी फोर्सेस कैंसिल नहीं कर रहे होंगे, तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स कुछ आ रहा होगा। तो आपको एक चीज और देख लेनी है, मतलब कि मैग्नीट्यूड जो होगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सेम या इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए सभी चार्जेस का, और साथ ही में नेचर भी सेम होना चाहिए, है ना। मतलब चार्जेस अगर उनमें से 4 में से 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो भी कुछ ना कुछ नेट फोर्स वहां पर होगा, ठीक है। तो इसी को देखने के लिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अगर चार्जेस जो हैं वो उनका नेचर कुछ और होता है तो नेट फोर्स फिर वहां पर 0 नहीं होगा, है ना। कुछ बच्चे इनकम्प्लीट रीडिंग करते हैं और ऑप्शंस होते हैं हमारे पास 4, उसमें से एक ऑप्शन है 0 वाला, तो उनको लग रहा होता है कि चारों चार्ज सेम है इसलिए फोर्स 0 पर वो टिक कर देते हैं। जबकि है क्या, आपको नेचर भी देखना है कि वो सभी चार्ज एक ही जैसे नेचर के हैं या नहीं। पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो तो सभी नेगेटिव हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 17 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि 4 चार्जेस हैं आपके पास, आप देख सकते हैं, प्लस क्यू, है ना, माइनस क्यू, ठीक है, आप प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। लिसन, क्वेश्चन नंबर 17 में आप यहां देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है आपके पास, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स बना लेते हैं हम लोग, ये ए बी सी एंड डी। यहां पर यहां जो चार्ज रखा हुआ है, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, प्लस क्यू, फिर दिया है माइनस क्यू, है ना। बच्चों को यहां पर भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा चार्ज कहां रखें। तो क्वेश्चन में जैसे आपसे जो भी ऑर्डर दिया जाता है क्वेश्चन में, और फिर जो आपको, है ना, नंबरिंग का ऑर्डर दिया जाता है, जैसे एबीसीडी का जो ऑर्डर दिया जाता है, तो उन्होंने लिखा है एबीसीडी रिस्पेक्टिवली, तो ए पर आपको ये रख देना है, बी पर ये रख देना है, जो भी ऑर्डर ये चार्जेस का है वही ऑर्डर के हिसाब से इनको रख देना है। ए पर किसको रखना है, प्लस क्यू को, फिर बी पर किसको रखेंगे हम लोग, प्लस क्यू को, सी पर किसको रखेंगे, माइनस क्यू को, है ना, डी पर किसको रखेंगे, माइनस क्यू को। तो इस तरह से चार्ज जो चार्ज दे रखे हैं वो 4 कॉर्नर्स पे आप लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से दिया है।
अब आगे आता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूं और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। उसका रीजन यही है कि जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तो किस तरह से क्वेश्चन को आपको रीड करना है, आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन रीड कैसे करना है और उससे किस तरह से हम लोगों को हमारे रिक्वायर्ड डाटा को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करता हूं। नहीं तो ये क्वेश्चन मैं आपको जिसे डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कि इस तरह से ये चीजें दी गई है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन से हम लोगों को रिक्वायर्ड डाटा कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो यहां समझें, ये आपको 4 चार्जेस दिए हुए हैं। अब आपसे बोला गया है कि एक सेंटर पे है ना, और साइड कितनी दी हुई है यहाँ पर a, चारों जो साइड है सेम ही होगी, तो यहाँ साइड दी है a और सेंटर पे चार्ज रखा है +q। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इस चार्ज पर, कैपिटल Q चार्ज पर। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तो यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो देखो यहाँ पर फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रहे हैं, है ना, मैंने बोला ना कि चारों चार्ज की वैल्यूज सेम है बट नेचर अलग है, तो यहां से आप क्लियर भी हो जाएगा आपको। तो यहां पर हम लोग एफ नेट कैलकुलेट करते हैं, तो एफ नेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये डिस्टेंस होता है a/√2, ये डिस्टेंस भी कितना होगा a/√2, है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फोर्स के फॉर्मूले में पुट करना होगा a/√2, एंड ये भी कितना होगा a/√2, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करना है हमको, तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, नेट कितना होगा, तो देखो पहले तो हम फोर्सेस देख लेते हैं कितने फोर्स इस पे लग रहे हैं। तो इस चार्ज पर देखो 5 चार्जेस अगर हैं और किसी एक चार्ज की बात चल रही है तो वो खुद अपने आप पर तो फोर्स लगा नहीं सकता, तो बचे हुए चार्ज जो है वो कितने हैं, उसको हटा करके 4 चार्जेस बचे हैं, तो वो 4 चार्जेस वहां पर फोर्स लगाएंगे, और 4 चार्जेस अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कितने होंगे 4, है ना। तो यहां पर ये ए वाला जो चार्ज है वो इस पर जो फोर्स लगाएगा उसको मैं लिख देता हूं F1, फिर इसी तरह से जो ये सी वाला जो फोर्स लगाएगा उसको मैं लिख देता हूं F2, ठीक है। बी वाला इस पर जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा इसको हम लोग लिख देते हैं F3, और जो ये डी वाला जो चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम लिख देते हैं F4, ठीक है। तो यहां पर आप अब देखिए, अब F1 F2 F3 F4 है ना, इनको चारों को आपको ऐड करना है, लेकिन ये ऐड कैसे करना है आपको वेक्टर सम के थ्रू, है ना। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था हमारा कि सेपरेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे और उसको वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम करने का मतलब क्या है, डायरेक्शंस को देख करके ऐड करना है। देखिए सबसे पहले आप F1 कैलकुलेट करते हैं, F1 कितना आएगा, तो F1 आएगा आपके पास, है ना, यहाँ पर केवल हम लोग अभी मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आएगा F1 का, F1 क्या है, ये A वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है कितना लगाएगा K, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना है a/√2, तो a/√2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पर ये वाला चार्ज स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। इसी तरह आप यहाँ पर F2 कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी इतना ही आएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो इतनी ही है, चार्ज भी वही है। ऐसे ही F3 भी वही आने वाला है और F4 भी वही आने वाला है। तो यहां पर F1 F2 F3 F4 सभी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F4, ठीक है। तो और यहां पर इन सभी को ना जब सभी इक्वल ही हैं तो सबको फिर मैं यहां पर F के इक्वल लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में ये इजी रहेगा। अब मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि F3 और F4 जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ एक काम करते हैं ना, यहीं पर मैं इसको F3 F4 की प्लेस, या फिर रहने दीजिए यहाँ पे कर लेते हैं, F3 और F4 जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर F3 को भी हम F बोल रहे हैं, F4 को भी हम लोग F बोल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स होगा उसे हम लोग यहाँ पर बोल लेते हैं, है ना, F डैश। तो कितना होगा ये, तो F डैश होगा आपके पास 2F के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, तो उसको F डबल डैश बोल देते हैं, तो वो हो जाएगा 2F के इक्वल, वो भी 2F ही होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अब मैं यहाँ पर इस तरह से ये फोर्सेस थे, यहाँ पर आपके पास में F3 और F4 इस डायरेक्शन में था, F3 F4 इस डायरेक्शन में था, और F1 और F2 जो है वो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज रखा हुआ था, है ना, ऐसा ही डायग्राम।
और F3 और F4 का जो रिजल्टेंट आया तो मैं इसमें हटा करके, है ना, F3 F4 को हटा करके इन दोनों का जो टोटल आया वो इस डायरेक्शन में लिख देता हूं। कितना आ रहा है 2F। इसी तरह से F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है F डबल डैश ही आ रहा है ना, ठीक है। तो वो F डबल डैश कितना आ रहा है 2F, और ये यहाँ पर F डैश कितना आ रहा था, वो भी 2F आ रहा था। अब हमें क्या करना है कि अब हमारे सारे फोर्सेस जो है शॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल दो फोर्स है, एक F डैश है जो कि इस डायरेक्शन में मिल रहा है हमको टोटल, और एक F डबल डैश है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट किसका फाइंड आउट करना है, इस F डैश और इस F डबल डैश का। अब तो ये दो फोर्स बचे ना, अब इन्हीं दो को ऐड करना है। लेकिन ऐड कैसे करना है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हम लोग कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट की और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की और ऐड कर लिया। हमें क्या करना होगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उसमें से फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर क्या है F डबल डैश, उसका स्क्वायर प्लस 2F डैश F डबल डैश इंटू कॉस थीटा। अब थीटा में आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए होती है दोनों वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पर देखो ये एंगल कितना होगा, तो एक्चुअल में ये एंगल कितना है, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है ये। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, cos 90, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं F डैश की वैल्यू भी 2F है और F डबल डैश की वैल्यू भी 2F है। तो यहाँ पर F डैश की वैल्यू को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना होने वाला है हमारे पास, एक काम करते हैं पहले इसको F डैश का स्क्वायर करना है, तो चलिए लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा 4F स्क्वायर प्लस F डबल डैश की वैल्यू कितनी है 2F, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग 4F स्क्वायर प्लस 2F डैश का मल्टीप्लाई F डबल डैश के साथ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4F स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 तो वैसे भी जीरो होने वाला था, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, √8F स्क्वायर, ठीक है, F स्क्वायर को बाहर करते हैं और 8 को भी बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर F जो है ये इस तरह से आ जाएगा, या फिर इसको F को बाद में लिख देते हैं हम लोग, तो ये F ऐसे आ जाएगा। तो ये F आ गया हम लोगों का, है ना, ये एक्चुअल में क्या है रिजल्टेंट है ना, तो ये नेट है ना, तो ये इसको F नेट लिख देते हैं। F नेट कितना आ चुका है आपके पास 2√2F, और F कितना है, F कितना है, F किसके इक्वल लिखा था आपने, ये इसके इक्वल था ना, F इस वैल्यू के इक्वल था F, तो F नेट कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पर 2√2F की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, K Q कैपिटल Q अपॉन ये हो जाएगा A स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा जो कि आगे है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2KQ अपॉन A स्क्वायर। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये 4√2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास F नेट आ जाएगा। देखिए अब F नेट जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि चार्जेस का नेचर डिफरेंट था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ना, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आपके सामने जो है, इसमें ये बात कर रहा है सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन है ये, है ना। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर मोशन और कूलॉम्स लॉ को कंबाइन कर दिया गया। तो आईआईटी में इस तरह के ब्रांचेस को है ना इंक्लूड करके, मर्ज करके, अलग अलग कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पूछ लिया जाता है, ताकि नॉलेज टेस्टिंग होती है इससे आपका, कि आपको ये टॉपिक पता है लेकिन इसको इसके साथ अगर कंबाइन करेंगे तो एट ए टाइम आप कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको बोला गया है कि एक यहाँ पर ये पार्टिकल है, इसका जो मास है, इस पार्टिकल का जो मास गिवन है आपको वो स्मॉल m है, और इस पार्टिकल के पास चार्ज भी है। चार्ज कैसा है इस पार्टिकल पर, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मास जो है वो स्मॉल m है इसका, और नेगेटिव चार्ज इस पर है, -q चार्ज है, और मास कितना है इसका, स्मॉल m। इसके अराउंड एक सेकेंड चार्ज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इस तरह से इसके अराउंड एक सेकेंड चार्ज, सपोज ये Q2 है और ये इसके चारों तरफ इस तरह से घूम रहा होगा, है ना, मतलब कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बीच में होगा यहाँ पर, है ना, -q चार्ज यहाँ पर था, -q1, ठीक है। तो अब अगर ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, -q1 इज मूविंग अराउंड चार्ज प्लस q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। यहाँ पर प्लस के अराउंड मूव कर रहा है ये माइनस वाला, है ना, -q1,
और प्लस वाला जो है वो सेंटर में है, ठीक है। और रेडियस जो आपको गिवन है वो कितना है इसका, स्मॉल आर। अब आप देखें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पता है तो सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है और वो उस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होता है तो उस टाइम पर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होती है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। सेंट्रीपेटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, जो भी फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लगता है वही फोर्स सेंट्रीपेटल का काम करता है। तो यहां देखें, अब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर चार्ज है, ये इस पार्टिकल पर भी कुछ चार्ज है। तो अगर चार्ज की बात हो रही है और मास तो है ही इसके पास, तो ये चार्ज इस चार्ज पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा ना। देखिए नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट किधर करेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। और ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर है। तो सेंटर के टुवर्ड्स ये डायरेक्शन है। तो ये यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, और वो फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर कूलम्स लॉ से। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कूलम्स लॉ से हम लोग यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स कितना आ रहा होगा कि ये वाला चार्ज Q1 एंड सेकेंड चार्ज Q2 अपॉन में डिस्टेंस का यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में, जो कि कूलम्स लॉ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स किधर लग रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, सेंटर की तरफ लग रहा है सर्कल के। तो ये जो फोर्स है इसका मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब ये फोर्स जो है ये सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा होगा। और तो ये जो फोर्स है F, है ना, ये किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल होगा। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल मतलब सेंट्रीपेटल का ही काम कर रहा है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स ही है ये। तो यहां पर ये जो F है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल है। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, है ना। आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में जो होता है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में होता है 2 पाई आर अपॉन, है ना, कितना हो जाएगा, टाइम निकालना है हमको, 2 पाई आर अपॉन वी। प्रूव करना है आपको टाइम पीरियड जो कैलकुलेट करना है उस फॉर्मूले में, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, है ना, कहीं पर भी आपको वी नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि यहां से हम पहले वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, ठीक है, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो देखो वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, तो ये m को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन यहां पर आ जाएगा m इंटू आर, ठीक है। और इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट अगर करते हैं हम लोग तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये v की वैल्यू है, इस v को वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूं मैं, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v के प्लेस पे आप लिखेंगे ये वैल्यू, ठीक है, k Q1 Q2 अपॉन m इंटू आर। तो यहां पर हमको k की वैल्यू और पुट करनी होगी, तो k की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन, यहाँ पे इसको लिख देंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू, है ना, और Q1 Q2 अपॉन r, यहाँ पर कितना हो जाएगा m इंटू आर। और इसे आप पीरियड जो है वो कितना आने वाला है, t इक्वल्स टू ये 2 पाई आर, और इसको आप सॉल्व करके लेकर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, और साथ में एम आर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Q1 Q2। और इसे अगर हम रूट के अंदर लिखते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, पाई का स्क्वायर होके अंदर जाएगा तो पाई क्यूब, है ना, आर का अंदर स्क्वायर होके जाएगा तो आर क्यूब, एंड एप्सिलॉन नॉट m अपॉन
Q1 Q2। तो टाइम पीरियड इस तरह से हमारे पास में हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो इतना होता है सर्कुलर मोशन में। तो ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हम समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक टेबल पर, सपोज ये टेबल है आपके पास, इस टेबल पर 2 चार्जेस प्लेस्ड है ना, 2 चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है सपोज, और दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है। These 2 charges are in limiting equilibrium, है ना। इक्विलिब्रियम का मीनिंग हमको मालूम है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है, अगर आप इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा, और अगर इधर साइड पर आप 5 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस अप्लाई होंगे, फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, बट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि इस पर लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि ये जो चार्जेस हैं ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं, और ये दोनों चार्ज, इन दोनों चार्जेस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो दे रखी है आपको, है ना, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, है ना। तो इसको ओनली हम लोग 10 टू द पावर -7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज आपको दिया गया है इस पर, ये है 10 टू द पावर -7 कूलम, है ना। और जो पहला वाला चार्ज है उस पर, पहले वाले पार्टिकल पर भी जो चार्ज है वो 10 टू द पावर -7 कूलम दिया गया है। दोनों ही पार्टिकल्स जो है वो 5 ग्राम के हैं, ये भी 5 ग्राम का है, ये भी 5 ग्राम का है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं, देख लिया हम लोगों ने, इस तरह से रखे हुए हैं, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर का है। आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है ना। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम हमको मालूम है, जब किसी बॉडी पर एक से ज्यादा चार्ज, एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई होते हैं बट बॉडी इज नॉट मूविंग, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स लगने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बॉडी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो लिमिटिंग वर्ड जो है वो क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि एक फ्रिक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को वैसे पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज ये बॉडी है जो कि है ना रेस्ट में है, इसका जो मास है वो m किलोग्राम का इसका मास है, ये बॉडी रेस्ट में है ना, किसी सरफेस पर। अब अगर मैं इसे मूव करने के लिए ट्राई करता हूं, सपोज मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया 0.1 न्यूटन, तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे उसमें मोशन स्टार्ट होगी। जब उसमें मोशन स्टार्ट होती है तो उसको अपोज करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जो कि मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। और वो कहाँ लग रहा होगा? ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, है ना, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सपोज 0.1 न्यूटन है। अब आपने फोर्स को, इस फोर्स को इंक्रीज किया, है ना, आप चाहते हैं ये बॉडी मूव करे, आपने फोर्स बढ़ाया 0.2 किया, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी 0.2 हो गया है ना। फिर इसके बाद में आपने फोर्स की वैल्यू 0.3 न्यूटन की है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका 0.3 न्यूटन हो चुका है। तो अभी तक हो क्या रहा है कि जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और ये, है ना, ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अभी क्या है, बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग इस तरह से, कब तक होगा ऐसा? तो ऐसा तब तक होगा जैसे मैंने इसकी वैल्यू कर दी है 0.5 न्यूटन, है ना, और ये भी कितना हो चुका है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 0.5 न्यूटन हो चुका है। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू 0.6 न्यूटन की है, और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की अब 0.6 न्यूटन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये ही इसकी 0.5 न्यूटन ही इसकी क्या है, मैक्स वैल्यू है। तो इस मैक्स वैल्यू को, फ्रिक्शन की इस मैक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम फ्रिक्शन, है ना, जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसे हम बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उस टाइम पर अगर इक्विलिब्रियम में है, सपोज आपके पास में कोई बॉडी ऐसी है जिस पर कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 0.5 न्यूटन है। ये मैं आपको बोल रहा हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, एफ मैक्स कितना है, 0.5 न्यूटन है, और आप इधर साइड पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी कितना होगा, 0.5 न्यूटन अगर होगा तो बॉडी मूव करेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन है ना, अगर आप 0.5 से ज्यादा अप्लाई करते हैं, 0.6 न्यूटन अप्लाई करते हैं, आपको दिख रहा है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0.5 ही हो सकती है। लेकिन ये जो बॉडी है इस पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ,
इस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, बॉडी मूव करेगी। तो ये जो कंडीशन होती है जबकि है ना आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो और आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो, तो बॉडी मूव नहीं करती है। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो जब भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात हो रही होती है, आपको याद रखना है कि जो फोर्स यहां पर हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे, वो फोर्स, यहां फोर्स जो आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, वो फोर्स यहां पे लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होगा, तभी बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन का, ये आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, है ना। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है, इतना डिटेल 11th में नहीं पढ़ा होता है बच्चों ने, तो अगर नहीं पता है किसी को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उन बच्चों के लिए। यहां पर आप देखें कि अगर ये चार्ज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपको, चार्ज के आगे कोई साइन नहीं दिया होगा। अगर 10⁻⁻⁷ कूलम आगे माइनस का साइन लगा होता है तो इसका मतलब चार्ज नेगेटिव है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको जो चार्ज दिया गया है उसके आगे कोई साइन पुट नहीं किया गया, मींस चार्ज आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव है, सेकंड वाली चार्ज बॉडी पर भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। लेकिन ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जब इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है, यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है, और वो फ्रिक्शन कौन सा वाला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मतलब यहां इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। इसी टाइप से इस चार्ज की बात करें तो इस पे, है ना, इसकी मोशन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, बट इस पे इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो रिपल्शन फोर्स है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। तो यहां से लिमिटिंग, तो मैं यहां लिख देता हूं इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है, या आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ना, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं लिमिटिंग, है ना, फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये कौन अप्लाई कर रहा होगा, जिस सरफेस पे वो रखा है, टेबल अप्लाई कर रही है। ठीक है, टेबल पे रखा है तो टेबल उस पर ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है। तो यहां पर जो एफ रिपल्शन होगा, ये वाला जो एफ रिपल्शन होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलम्स लॉ से। ठीक है, तो कूलम्स लॉ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, के इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज, है ना। तो ये पहले वाला चार्ज इंटू सेकेंड वाला चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एफ मैक्सिमम, है ना। एफ मैक्सिमम, तो ये किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ मैक्सिमम का म्यू आर के इक्वल होता है ये। ठीक है, म्यू आर, आर क्या होता है यहाँ पर, किसी भी बॉडी पर, है ना, उसका जो वेट होता है वो होता है डाउनवर्ड mg। वेट हमेशा बॉडी का डाउनवर्ड लगा होता है किसी सरफेस पे अगर ये रखा है तो। ये सपोज ये दूसरा कोई ब्लॉक है ना, या सरफेस है जिस पर ये फर्स्ट ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा। इसका एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है जो अपवर्ड लगता है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से ये बॉडी जो है बैलेंस रहती है, वर्टिकली मूव नहीं करती, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आर और mg इक्वल हो रहे होंगे, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, आर के प्लेस पे मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, mg। तो यहाँ पे हो जाएगा के, Q1 की प्लेस पर मैं लिखूंगा 10⁻⁷, Q2 की प्लेस पर भी 10⁻⁷, तो इसका लिख देता हूं मैं यहाँ पर होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर था, है ना। तो 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। ठीक है, तो 0.1 मीटर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 0.1 का स्क्वायर, है ना, 0.1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू mg, है ना। m क्या होगा यहाँ पर, तो mg, है ना। यहाँ पर इस r को यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, mg, है ना। तो r के प्लेस पे mg लिखेंगे, और म्यू m के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, तो m मास आपको दिया है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम है, इस ग्राम को आप चेंज कर लेंगे
किलोग्राम में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 1000, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10⁻³ ठीक है, से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। और जी की जो वैल्यू है वो रख देंगे हम लोग 9.8। इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे और के जो है वो यहाँ पर आप कितना पुट करेंगे 9 × 10⁹ कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास ये होती है। अब तो जब आप इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो म्यू आपके पास हो जाएगा 0.018, है ना। इस तरह से आप म्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 19th, जिसमें कि आपको म्यू कैलकुलेट करना था, है ना। फ्रिक्शन और कूलम्स लॉ का कॉम्बिनेशन वाला ये क्वेश्चन था। अभी जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ये सभी कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड हैं, ठीक है। अब एक न्यू टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि अगर आपके पास में ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ये आपके पास के दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपको ये चार्ज जो है डिवाइड करके दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपको देना है। तो आप सपोज करो कि आपने इस चार्ज में से स्मॉल क्यू चार्ज इसको दे दिया, तो बचा कितना अभी, तो अभी आपके पास बचा है इसमें से क्यू जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये इतना चार्ज अभी बचा हुआ है ना। तो ये बचा हुआ चार्ज किसको दे देंगे हम लोग, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से आपने एक कैपिटल क्यू चार्ज को दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहां पर जब आप डिवाइड कर देंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लेता हूं मैं कि दोनों कितने दूर रखे हैं एक दूसरे से, ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मींस व्हाट हाउ वी विल डिवाइड दिस चार्ज, है ना, कि किस तरह से इसको डिवाइड किया जाए ताकि इनके बीच का जो फोर्स है, कंडीशन आपको दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि फोर्स जो होगा इनके बीच में, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये जो फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इट विल बी मैक्सिमम होना चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए। तो ये कैसे आप कर पाएंगे, तो इसके लिए आप फोर्स कैलकुलेट करें पहले। तो अगर ये चार्ज मैं सपोज कर लेता हूं कि पहले वाले के पास चार्ज स्मॉल क्यू है एंड सेकंड वाले के पास चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, तो फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में, के पहला चार्ज q एंड सेकंड चार्ज हो जाएगा आपके पास q माइनस स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, a का स्क्वायर। अब ये फोर्स जो है मैक्सिमम कब होगा, तो जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन आती है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अभी हम लोगों के पास जब भी मैक्सिमम वाली कंडीशन आएगी तो आपको करना क्या होता है, जिस भी चीज का सपोज कोई एक, है ना, वेरिएबल है y, और y वेरिएबल जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो y x के साथ चेंज होगा, y जो है y की वैल्यू चेंज होगी x के चेंज होने पर, ठीक है। x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी आप इसको dy by dt करते हैं या dy by dx करते हैं तो उसका जो, इसको हम बोलते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy by dx वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो मैक्सिमा के लिए ये हमारे पास कंडीशन होती है। यहाँ पर जब हम लोग, है ना, मैक्सिमा कंडीशन फाइंड आउट करने वाले होंगे तो यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं किसका, फोर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, x यहाँ पर q के रिस्पेक्ट में, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्योंकि ये जो स्मॉल q है इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, इसलिए स्मॉल q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो स्मॉल q के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन को हम कितना रखेंगे, इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, इस f का। इस f में कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर k आ रहा है, a आ रहा है। तो ये जो k और a है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और अगर कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो कांस्टेंट वैल्यूज को तो हम बाहर कर देंगे, k को बाहर कर देंगे, a स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। इस q को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, वैल्यू आपको क्या मिलेगी, d बाई डी क्यू। और q को जब अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो q माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, और इक्वल्स टू में यहां पर मैं इसे लिखने वाला हूं 0 के इक्वल। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको यहां पर q के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो k अपॉन a स्क्वायर इंटू q के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो q का डिफरेंशिएशन होगा 1, है ना। और कैपिटल q का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कैपिटल q जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस इस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इससे, है ना, इस वैल्यू को शिफ्ट करते हैं उधर साइड पर
तो यहां से आप स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी q/2, है ना। इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही होगी q/2। इसका मतलब आप फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को कितना चार्ज दे रहे थे, स्मॉल क्यू दे रहे थे ना, तो मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कितना चार्ज देना है, q/2 चार्ज देना है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट को भी कितना देना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को q - q/2, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट को भी आपको q/2 चार्ज प्रोवाइड करना है। तो अगर यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों को आप हाफ हाफ चार्ज देंगे। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना होगा यहाँ पर कि जब भी चार्ज को डिवाइड किया जाए और हाफ हाफ डिवाइड किया जाता है तो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम फोर्स होगा। टू चार्जेस का सम दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 21 में, q1 + q2 = स्मॉल q दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो आपको बताना है, q1/q का रेशियो आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से, है ना, 0.25, है ना, फिर इसके बाद 0, 0.5 एंड लास्ट ऑप्शन आपको जो दिया गया है 5, है ना। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, q1/q2 का जो रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है, फाइंड आउट करना है आपको। और ये जो रेशियो होगा ये तब फाइंड आउट करना है जब आपका जो q1 एंड q2 के बीच जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन q1 एंड q2, वो फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, है ना। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो पहले तो q1 और q2 के बीच का फोर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो कूलम्ब्स लॉ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स कितना आएगा, q1 q2 k q1 q2 अपॉन जो भी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा, मैं r लिख देता हूँ, r का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फोर्स को आप मैक्सिमम आपको बनाना है, ये फोर्स की वैल्यू है ना। ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू किसके, q1 के रिस्पेक्ट में आप करेंगे। क्योंकि देखो आपको कैसे पता कि q1 के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि आपको जो रेशियो फाइंड आउट करना है उसमें q1 आ रहा है, q1/q का रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब q1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी q1 इस रेशियो में आपको मिल पाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पे q1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। q1 के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे q1 चाहिए रेशियो में, और q1 लाने के लिए मैं इस फोर्स में ये जो आपको q2 दिख रहा है ना, इसको भी मैं यहाँ से इलिमिनेट कर दूंगा। तो ये जो q2 है, q2 के प्लेस पर मैं यहाँ से, देखें आप, q2 की जगह पे यहाँ से क्या लिख सकता हूं मैं, इस q1 को उधर शिफ्ट कर दो आप, तो q - q1 लिख सकता हूं मैं q2 के प्लेस पर। तो यहाँ पर q2 को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा q - q1 से, ठीक है। तो अब ये पूरी इक्वेशन जो है मेरे पास, फोर्स की पूरी जो वैल्यू है वो अब मेरे पास q1 में है, इसलिए मैं अब यहाँ पर q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन q1 के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो ये हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा, r² भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन मुझे करना है q1 के रिस्पेक्ट में, q1 को अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं कर लेता हूं तो ये हो जाएगा q1 इंटू q माइनस q1², ठीक है। ये वैल्यू है मेरे पास फोर्स की, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, q1 के रिस्पेक्ट में। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं बाहर कर दूंगा, k/r² हो जाएगा, है ना। देखो d/dq1, और यहाँ पर f की वैल्यू मैंने ये सब पुट की है। f की वैल्यू पुट करते टाइम मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया है ना, और यहाँ पर अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ। तो डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो यहाँ पर ये जो q है, ये q तो मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, q1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस इस q1² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2q1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। मैंने अभी आपको बताया कंडीशन क्या है मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमम कब होगा फोर्स, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख रहा हूँ, मतलब किसको इक्वल रख रहे हैं, 0 के, df/dq1 को मैं 0 के इक्वल रख रहा हूँ। तो जब इससे 0 के इक्वल रखूंगा तो देखो ये जो टर्म है ये उधर जाकर के 0 हो जाएगा। तो q1 की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, q1 यहाँ पर है ना, q माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या है, q - 2q1, और ये किसके इक्वल है, 0 के, q1/q, और यहाँ पर इस 2 को इधर ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे पास, जो मैंने 21 सॉल्व किया है यहाँ पर।